नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित कई कहानियों का एक अनोखा मिश्रण। दोस्तों, आपको अगर हमारी कहानी पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है हेमलेट। किसी समय डेनमार्क में हेमलेट नाम का एक राजा शासन करता था। उसकी एक सुंदर सी रानी थी। वे आपस में सच्चा स्नेह करते थे और एक दूसरे पर दिलो जान से कुर्बान रहते थे। कुछ समय के उपरांत उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने कुमार हेमलेट रखा। माता की अपेक्षा कुमार हेमलेट को अपने पिता से ज्यादा प्यार मिला। अनायास एक दिन हेमलेट की मृत्यु हो गई और उनके छोटे भाई क्लेदियस ने अश्रुपूरित नेत्रों से यह दुखद खबर प्रजा को सुनाई कि एक विषैले सर्प के काटने से उनकी तत्काल मृत्यु हो गई है। वहां के लोग राजा को पिता के समान आदर देते थे, इसलिए उनकी अनायास मृत्यु पर प्रजा में गहरा शोक व्याप्त हो गया। अपने पिता की मृत्यु से कुमार हेमलेट को गहरा आघात लगा। उनके बिछुओं में रो रो कर आंखें सूज गई थीं। रात को सोते वक्त वह अपने पिता का नाम लेकर हड़बड़ा कर उठ बैठता था। अभी कुमार की आंखों से अपने प्रिय पिता के वियोग के आंसू भी नहीं सूख पाए थे कि उसे एक और दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उसकी माता ने उसके चाचा क्लेदियस से विवाह कर लिया था, जो रूप, रंग और गुणों का धनी नहीं था। वह रानी का पति बनने तथा राजा कहलाने के योग्य भी नहीं था। सबसे खराब बात कुमार हेमलेट को लगी उसकी माँ द्वारा जल्दीबाजी में विवाह करने की। कहाँ तो वह अपने स्वर्गीय पति से तन मन से प्यार करती थी और कहाँ उनकी मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही उन्हें बिल्कुल भुलाकर दूसरे के संग ब्याह रचा बैठी। यह देखकर कुमार हेमलेट के मन में गहरा आघात लगा। दुख के मारे उसका मन आत्महत्या करने को चाहने लगा। एक दिन वह इसी सोच विचार में निमग्न था कि इतनी जल्दी उसकी माँ क्यों बदल गई। तभी उसके ध्यान में आया कि इस विवाह के पीछे कोई रहस्य है। हो सकता है कि मेरे चाचा तथा मेरी माँ ने किसी साजिश के तहत मेरे पिता की हत्या करवाई हो और प्रजा में विषैले सर्प द्वारा काटने का समाचार फैला दिया हो। मेरे पिता को डसने वाला विषैला सर्प कोई अन्य नहीं, मेरा चाचा क्लेदियस ही है। राजा बनने के लोभ में उसने मेरे पिता की हत्या करवा दी है तथा मेरी माँ को वश में करके अब मेरे राज्य अधिकार पर भी फंद फैलाए बैठा है। इसी सोच विचार में वह दिनों दिन दुबला होने लगा। उसका फूल सा चेहरा कुमला कर पीला पड़ गया। इसी मध्य एक दिन महल के पहरेदारों ने कुमार को बताया कि उन्होंने स्वर्गीय महाराज की प्रेतात्मा को महल के सामने देखा है। वह लगातार 3 दिन उन्हें दिखाई देती रही। वह हर बार चुपचाप आई और जबान से भी शब्द बोले बिना चली गई, मगर उसकी चाल ढाल से ऐसा प्रतीत होता था कि वह किसी को ढूंढ रही है तथा कुछ कहना चाहती है। यह जानकारी मिलने पर कुमार हेमलेट को विश्वास हो गया कि वह उसके पिता की भटकती हुई आत्मा ही है। उसने उससे भेंट करने का निश्चय किया तथा दूसरी रात को पहरेदारों के साथ उस जगह पर जाकर बैठ गया जहां उन्होंने पिछली रातों में उसके स्वर्गीय पिता की प्रेतात्मा को देखा था। जब रात का गहन अंधकार छा गया तथा महल की घड़ी ने 10 बजने की सूचना दी, तो एक पहरेदार ने महल के समक्ष वाले चबूतरे की तरफ इशारा करके कुमार हेमलेट के कान में धीरे से सरगोशी की। भूत। कुमार को चंद्रमा की चांदनी में स्पष्ट दिखाई दिया कि उसके पिता की छाया थोड़ी दूरी पर खड़ी उसी की तरफ टटक्की लगाकर देख रही है, जैसे उससे कुछ कहना चाहती है। वही चाल, वही ढाल तथा वही वेश था जो महाराज अपने अंतिम समय में धारण किए हुए थे। उस छाया को देखकर कुमार के मुंह से निकल गया, पिताजी। वह पहरेदारों की चेतावनी की परवाह किए बिना ही पिता की प्रेतात्मा की तरफ लपक लिया, लेकिन वह छाया मुंह से एक शब्द भी नहीं बोली तथा हाथों के इशारे से उन्होंने कुमार को ऐसे अकेले स्थान की ओर चलने को कहा जहां कोई भी उनकी बात को न सुन सके। यह देखकर एक पल के लिए कुमार के मन में शंका उत्पन्न हुई कि कहीं यह कोई मायावी प्रेतात्मा तो न हो तथा मेरे पिता के रूप में प्रकट होकर मुझे छलना चाहती हो। लेकिन दूसरे ही क्षण उसके मन ने अंदर से गवाही दी कि यह तेरे पिता की ही भटकती आत्मा है। अतः कुमार निडर होकर उस तरफ चलने लगा जिस तरफ छाया उसे ले जाना चाह रही थी। जब वे बिल्कुल एकांत स्थान में पहुंच गए तो उस छाया ने एक बार चारों तरफ नजर घुमाकर देखा कि कहीं कोई और उनकी बातें तो नहीं सुन रहा है। फिर कुमार की तरफ झुककर सरगोशी में बोली, कुमार। कुमार ने अनुभव किया कि उसके स्वर्गीय पिता जब बहुत उदास होते थे तो उसे ऐसे ही पुकारा करते थे। इससे कुमार का हौसला बढ़ा तथा उसने साहस करके पूछा, पिताजी, मैं जानना चाहता हूँ कि किस बात ने आपको परलोक से फिर इस दुनिया में आने को मजबूर किया। आपके मन की अशांति तथा इस तरह भटकने का असली कारण क्या है? छाया ने फुसफुसाते हुए स्वर में कहा, मेरी रहस्यमयी हत्या। कुमार को जिस बात का शक था उसकी पुष्टि हो तो उसने चौंक कर पूछा, हत्या? छाया ने कहा, हाँ, हत्या।
अपनी हत्या के इसी रहस्य को बताने के लिए मेरी आत्मा भटक रही है। आज वह रहस्य मैं तुम्हें बताकर मेरी आत्मा को थोड़ी राहत मिलेगी। अपने पिता की हत्या की बात जानकर उसका मन आवेश से भर गया। उसने छाया से पूछा, किस दुष्ट ने आपकी? छाया ने उसकी बात काट कर कहा, कुमार, जोश में मत आओ, धैर्य रखो। अपनी मौत वाले दिन मैं प्रातःकाल स्फूर्ति से भरा था। मैंने प्रतिदिन की भांति उठकर नहाया धोया और दरबार के कार्य से निपटकर महल के उस बाग में आराम करने के लिए जा लेटा जिसमें अभी मेरी तुमसे भेंट हुई थी। वहां के मन भावन वातावरण और ठंडी हवाओं के झोंकों से पल भर में मेरी आंखें लग गईं। मैं स्वप्नलोक में विहार करने लगा। तभी तुम्हारा चाचा क्लेदियस दबे पैर उस बाग में आया तथा उसने मेरे कान में किसी विषैले तेल की कुछ बूंदें टपका दी। उन बूंदों के कान में टपकते ही मेरी नसों में जलन होने लगी और मेरा दिल तेजी से धड़क कर गतिहीन हो गया। इस तरह एक क्षण में ही उस जालिम ने मुझे अपने राज्य, अपनी पत्नी तथा मेरे प्यारे पुत्र से विलग करके अंधकारमयी दुनिया में धकेल दिया, जहां मेरी आत्मा अभी तक भटक रही है। कुमार, यदि तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार है तो मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगा पिताजी। कुमार हेमलेट गरजते हुए बोला। हाँ बेटा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, मगर अपनी माँ के अपराधों को क्षमा करके उसे भगवान के इंसाफ के लिए छोड़ देना। इतना कहकर महाराज की आत्मा गायब हो गई। अब कुमार हेमलेट अपने चाचा से बदला लेने की जुगत में रहने लगा। कुमार हेमलेट जैसे सरल हृदयी के लिए किसी की हत्या का जाल बुनना कोई आसान काम नहीं था। फिर क्लेदियस के गुप्तचर हर वक्त और हर जगह उसका पीछा करते रहते थे तथा उसकी छोटी से छोटी बात को क्लेदियस तक पहुंचाते थे। शक की इस दीवार को लांघने का कुमार को एक उपाय सूझा। वह जानबूझकर पागल बन गया। अपनी चाल ढाल, वेशभूषा तथा बातचीत से उसने अपने चाचा और रानी को पूरी तरह से संतुष्ट कर लिया कि वह पागल हो चुका है। क्लेदियस तथा रानी को भी पूरा यकीन हो गया कि कुमार का दिमाग सरक गया है। अब उसके चाचा क्लेदियस ने उसकी जासूसी कराना भी बंद कर दिया था। क्लेदियस के वजीर की पुत्री ओफिलिया से कुमार हेमलेट प्यार करता था। सब ने ही समझा कि प्रेम के आवेग ने ही कुमार को पागल बना दिया है। उनकी इस सोच की आड़ में और क्लेदियस को चकमा देने के विचार से कुमार ने एक उटपटांग खत ओफिलिया के नाम लिखा, जिसकी भाषा से जाहिर होता था कि वह अब भी ओफिलिया को दिल से प्रेम करता है और इस बीमारी ने उसे पागल बना दिया है। ओफिलिया ने यह खत अपने पिता को दिखाया और उसके पिता ने वह खत क्लेदियस तक पहुंचा दिया। खत की भाषा पढ़कर क्लेदियस के मन में रहा सहा संदेह भी जाता रहा। वह कुमार की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गया। अब कुमार स्वतंत्र था। उसने चोरी चोरी क्लेदियस की हत्या का जाल बुनना आरंभ कर दिया। संयोगवश उन्हीं दिनों वहां एक नाटक मंडली का आगमन हुआ। कुमार ने भी उस मंडली का एक ड्रामा देखा, जिसमें एक राजा की हत्या के दृश्य का मंचन किया गया था। हत्या का दृश्य इतना स्वाभाविक था तथा पात्रों ने उसे इतनी निपुणता से खेला था कि नाटक में राजा की हत्या होते समय दर्शक त्राही त्राही कर रहे थे। कई एक तो बेहोश भी हो गए। उस नजारे को देखकर कुमार को अपने पिता की हत्या का स्मरण हो आया। साथ ही उसके मन में यह विचार भी आया कि इसी नाटक की पटकथा में कुछ परिवर्तन करके स्वर्गीय महाराज हेमलेट की हत्या का दृश्य रंगमंच पर मंचित किया जाए तथा उसे देखने के लिए क्लेदियस को भी निमंत्रित किया जाए। देखें नाटक का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर वह पत्थर दिल न हुआ तो उसमें थोड़ी सी भी इंसानियत शेष रही तो अपने हाथों से किए गए दुष्कृत का अभिनय अपनी आंखों के सामने देखकर वह अपने आप को संभाल नहीं सकेगा। इससे उसके हत्यारा होने का मुझे आंखों देखा सबूत हासिल हो जाएगा। यही सोचकर उसने तीसरे ही दिन ड्रामा मंडली से राजभवन में एक नाटक खेलने के लिए कहा, जिसकी पटकथा कुछ इस प्रकार थी। वीना नगर में गुंजान नाम का एक राजा शासन करता था। उसकी रानी बेपतिस्ता उसे बेहद प्यार करती थी। उस राजा का एक चचेरा भाई लोशियन था। वो राजा का ईश्वर तथा उसकी रूपवती रानी को देखकर मन ही मन कुढ़ा करता था। एक दिन राजा गुंजाक अपने महल के एक बाग में सोया हुआ था कि लोशियन ने दबे पैर जाकर राजा के कान में विषैले तेल की कुछ बूंदें टपका दी। इसके कुछ क्षण बाद ही राजा ने तड़प कर प्राण दे दिए और लोशियन ने राजा की पत्नी को अपने वश में करके उसके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। वस्तुतः क्लेदियस की अपने गुनाह की सच्ची गाथा थी। केवल पात्रों के नाम बदल दिए गए थे। जब नाटक का मंचन आरंभ हुआ और रानी बेपतिस्ता ने गुंजाक के समक्ष अपने प्यार की सौगंध खानी शुरू की तो इस संवाद को सुनकर कुमार की मां के चेहरे का रंग उड़ने लगा। आगे चलकर जब नाटक में एक बाग दिखाया गया जिसमें एक और राजा गहरी नींद में सोया था और दूसरी तरफ लोशियन हाथ में विषैले तेल की शीशी लिए राजा के कान के समीप पहुंचा, तो इस दृश्य को देखकर क्लेदियस का मन डामाडोल हो गया। जिस रहस्य को अब तक वह छिपा हुआ मान रहा था, उसी रहस्य भरी हत्या का खुलेआम मंचन देखकर वह वहां पर बैठा नहीं रह सका और तबीयत खराब होने की बहाना करके वहां से चला गया। कुमार हेमलेट ने इसी उद्देश्य से इस नाटक का मंचन करवाया था और नाटक के आरंभ से ही
वह टकटकी लगाकर क्लेदियस के मुंह पर आते जाते भावों को भांप रहा था। जब उसने क्लेदियस को बेचैनी की हालत में अधूरा नाटक छोड़कर जाते देखा तो नजदीक बैठे अपने एक मित्र के कान में कहा, देखा चाचा के दिल का चोर। मित्र ने कहा, यही असली हत्यारा है। कुमार ने कहा, चुप रहो, यहाँ कुछ कहने या करने का समय नहीं है। जब मौका हाथ आएगा तो मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा। जब नाटक समाप्त हुआ तो रानी ने कुमार को एक जरूरी संदेश भेजकर अपने पास आने का आदेश दिया। कुमार को यह समझते देर न लगी कि इसमें भी क्लेदियस की कोई चाल है। उसे अपनी माँ पर भी क्रोध आ रहा था, मगर शीघ्र ही उसे पिता की आत्मा के शब्द याद हो आए कि माँ के अपराध को माफ कर देना। यह सोचकर कुमार उसी क्षण माँ से मिलने के लिए चल दिया, जिस बात का उसे पहले से ही अनुमान था। माँ ने वैसा ही कहा, कुमार, अपने पिता के लिए तुम्हारा यह व्यवहार उचित नहीं है। कुमार ने कड़क कर पूछा, किस पिता के बारे में आप कह रही हैं? महाराज क्लेदियस के लिए। अब वही तुम्हारे पिता हैं, उसकी माँ बोली। अपनी माँ के मुंह से यह शब्द सुनकर कुमार की आंखों से क्रोध की चिंगारियां निकलने लगी। उसने क्रोध से अपने होठ चबाते हुए कहा, माँ, तुम्हारे मुंह से उस व्यक्ति के लिए जो मेरे स्वर्गीय पिता का हत्यारा है, यह शब्द सुनकर मेरा सिर लज्जा से झुका जा रहा है। पिता जैसा पवित्र शब्द क्लेदियस जैसे नीच आदमी के लिए कहने से पहले मैं उसको तलवार से काट कर टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। कुमार को क्रोधित मुद्रा में देखकर रानी को कुछ और कहने का साहस नहीं हुआ। वह वहां से उठकर जाने लगी। कुमार ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं बिठा लिया और बोला, माँ, मैं तब तक तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक कि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे देती। रानी ने अपना हाथ छुड़ाकर वहां से जाना चाहा, मगर कुमार के हाथों की पकड़ मजबूत थी। अब तो रानी ने भय के मारे बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू कर दिया। रानी की चिल्लाहट सुनकर पर्दे के पीछे से किसी पुरुष ने भी बचाओ बचाओ का शोर मचा दिया। कुमार को लगा कि हमारी बातें सुनने के लिए क्लेदियस ही पर्दे के पीछे छिपा खड़ा होगा, और अब रानी को चिल्लाते देखकर वह भी भयभीत होकर चिल्लाने लगा है। यह सोचकर कुमार रानी को कमरे के कोने में धकेलकर बिजली की फुर्ती से तलवार लेकर पर्दे की ओर झपटा। तलवार का वार होते ही किसी के हाय कहने तथा धड़ाम से नीचे गिरने की आवाज सुनाई दी। जब कुमार ने तेजी से आगे बढ़कर देखा तो वह क्लेदियस न होकर उसकी प्रियतमा ओफिलिया का पिता था, जो क्लेदियस की खुशामद करने पर अपनी जान की बाजी लगाकर कुमार की बातें सुनने आया था। कुमार के मुंह से अनायास निकला, इस अपराध के लिए ओफिलिया मुझे कदापि माफ नहीं करेगी। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति देना। फिर कुमार रानी की तरफ बढ़ा। मारे भय के रानी की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। वह अचेत होकर जमीन पर गिरना ही चाहती थी कि कुमार ने उसे अपने हाथों का सहारा देते हुए कहा, माँ, डरो नहीं, मैं तुम्हारा पुत्र कुमार हेमलेट हूँ और देवी के समान तुम्हारी पूजा करता हूँ। डरावना आदमी तो स्वयं क्लेदियस है, जिससे तुम्हें डरना चाहिए। वह स्वर्गीय महाराज का हत्यारा है। उसने उनके लहू से हाथ रंगकर डेनमार्क राज्य के सिंहासन पर अपना हक जमा लिया। रानी चुपचाप कुमार द्वारा कही गई बातें सुनती रही। सामने ही एक दीवार पर महाराज हेमलेट का फोटो टंगा था। कुमार ने उसी ओर संकेत करके कहा, वह देखो माँ, पिताजी हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मानो माँ तथा बेटे के इस मिलन पर वे भी गदगद होकर हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हों। ये शब्द कुमार ने इस दर्द भरे अंदाज में कहे कि रानी का कठोर मन मोम की मानिंद पिघल गया और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। कुमार ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम मुझे आशीर्वाद दो। कुमार ने भी इतना ही कहा था कि कमरे के दूसरे कोने से गंभीर स्वर में कहा गया कि मैं अपने पिता के हत्यारे से बदला ले सकूं। जब कुमार ने हैरान होकर उस ओर निगाह डाली तो उसके पिता की आत्मा शोक भरी मुद्रा में उसके समक्ष खड़ी थी। उसे देखकर कुमार के मुंह से अनायास चीख निकल गई। उसने उसी तरफ टकटकी लगाए हुए कहा, पिताजी। जवाब में आत्मा ने धैर्य के साथ कहा, कुमार, मैं तुम्हें तुम्हारा फर्ज याद दिलवाने आया हूँ। कहीं तुम उसे भूल तो नहीं गए? कुमार ने कहा, नहीं पिताजी, अपने शरीर में प्राण रहते मैं आपकी आज्ञा को कभी नहीं भूल सकता। मैं उस हत्यारे से अवश्य बदला लेकर रहूंगा। मैं फिर तुम्हें याद दिलाता हूँ कि बदला लिए बिना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्लेदियस की मौत से ही मेरा आत्मा को सच्ची शांति मिल सकती है। इतना कहकर महाराज की आत्मा गायब हो गई। रानी ने कुमार को आवेश में आते तथा दीवार की ओर टकटकी लगाए देखा, किंतु इसके अतिरिक्त उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। हाँ, जितने समय वो आत्मा कमरे में रही उतनी देर उसे अपने चारों तरफ सर्दी की एक लहर के साथ साथ कंपकपी का भान होता रहा। कुमार ने महाराज की आत्मा के विषय में रानी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ उसे क्लेदियस से होशियार रहने की सलाह देकर अंधकार में कहीं गुम हो गया। पल पल की खबर गुप्तचरों के माध्यम से क्लेदियस तक पहुंच रही थी। अगले ही दिन उसने कुमार को विदेश भेजने का इंतजाम कर दिया और बहाना बनाया कि शाही वजीर की हत्या करने के कारण प्रजा कुमार के प्रति गुस्से में है और यहाँ रहते हुए उसकी हत्या का भय है।
उसने प्रातःकाल ही कुमार को अपने कुछ सुरक्षा सैनिकों के साथ जहाज पर चढ़ाकर विदेश रवाना कर दिया तथा गुप्त रूप से उनको समझा दिया कि उचित अवसर पाकर बीच समुद्र में कुमार की हत्या कर। लेकिन कुमार का जीवन अभी शेष था, इसलिए किनारे से कुछ दूर जाते ही उस जहाज पर समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया। इस मुठभेड़ में सुरक्षा सैनिक मारे गए। डाकुओं ने कुमार को पहचान कर उसे बड़े सम्मान के साथ वापस डेनमार्क पहुंचा दिया। जहाज से नीचे उतरते ही कुमार ने जो पहली खबर सुनी वह यह थी कि उसकी प्रियतमा ओफेलिया अपने पिता की मृत्यु के दुख में स्वर्ग सिधार चुकी है और उसकी अंत्येष्टि की जा रही है। कुमार पागलों की मानिंद दौड़ता हुआ वहां जा पहुंचा जहां ओफेलिया का ताबूत रखा था तथा उसका भाई उसे दफनाने जा रहा था। क्लेदियस, रानी तथा दूसरे दरबारी भी वहां उपस्थित थे। उस भीड़ को चीरता हुआ कुमार ओफेलिया के ताबूत के पास पहुंचा तथा बेसुध सा होकर उस पर गिर पड़ा। जब ओफेलिया के भाई ने देखा कि यह तो कुमार है जिसने मेरे पिता की हत्या की है और मेरी बहन की मृत्यु का कारण बना है, तो वह उससे बदला लेने के लिए उस पर झपट पड़ा। यह देखकर क्लेदियस मन ही मन बड़ा खुश हुआ। उसने उस वक्त उन दोनों को छुड़ा दिया, किंतु बाद में उन दोनों का द्वंद्व होना निश्चित करवा दिया। यह भी क्लेदियस की एक नीचता भरी चाल थी। उसने ओफेलिया के भाई को भड़काकर उसे इस बात पर राजी कर लिया कि द्वंद्व युद्ध में नियम के मुताबिक कुमार नकली तलवार से लड़ेगा, मगर वह विष से बुझी हुई असली तलवार लेकर आए और अवसर पाते ही कुमार की हत्या कर डाले। द्वंद्व युद्ध का दिन निश्चित हो गया। नगर के सहस्त्रों नागरिक इस युद्ध को देखने के लिए इकट्ठे हुए। ओफेलिया के भाई ने शुरू में जानबूझकर अपने वार खाली जाने दिए, जबकि राजकुमार ने अपनी जीत देखकर प्रसन्नता के मारे उछल रहा था। तब ओफेलिया के भाई ने अपनी विषैली तलवार से कुमार पर भयानक वार किया। कुमार अपनी ओर से बहुत संभला, फिर भी तलवार की रगड़ उसके जिस्म पर लगी गई। विष ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। कुमार की देह में आग सी जलने लगी। यह देखकर कुमार क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपने दुश्मन के हाथ से उसकी तलवार छीनकर उसकी छाती में घुसेड़ दी। यह देखकर रानी बुरी तरह घबरा गई। उसने अपनी घबराहट छिपाने के लिए पास रखे शरबत के प्याले को मुंह से लगा लिया। वास्तव में यह प्याला क्लेदियस ने विशेष रूप से कुमार के लिए तैयार करवाया था। उसमें वही विष मिलाया गया था जिसकी 2 बूंदें उसने महाराज हेमलेट के कान में टपकाई थी। उसने सोचा था कि अगर दुर्भाग्यवश कुमार इस जंग में जीवित बच निकला तो उसे यह प्याला पिलाकर हमेशा के लिए उसे अपने रास्ते से हटा देगा। इसी अभिप्राय से उसने यह प्याला अपने पास रख छोड़ा था, लेकिन रानी को यह बात बताना भूल गया था। इस शरबत के प्याले को मुंह से लगाते ही रानी निर्जीव होकर वहीं लुढ़क गई। कुमार ने अपनी आंखों से पिता की मृत देह देखी थी तथा वह अपनी आंखों के सामने अपनी मां को भी तड़पते देखा। उसके अपने शरीर में भी विष फैलता जा रहा था। उसे यकीन हो चला था कि अब वह कुछ क्षणों का ही मेहमान है, फिर वह अपने कुल के हत्यारे को जीवित क्यों छोड़े। वह बिजली के वेग से क्लेदियस के ऊपर झपटा तथा वही विषैली तलवार उसकी छाती में घुसेड़ दी। क्लेदियस भी वहीं ढेर हो गया। उसके कुछ ही पलों के बाद कुमार ने भी अपने प्राण त्याग दिए, मगर उसके मन में इस बात की संतुष्टि थी कि उसने अपने पिता के हत्यारे से बदला ले लिया था। धन्यवाद।